नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। गजब चल रहा है बिहार में। लोग सोच रहे थे कि नीतीश कुमार तो सरेंडर हैं, बराबर बराबर सीट दे देंगे, मान जाएंगे, मोदी जी का जलवा है। लेकिन नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि वो क्या चीज है। गुस्से में बैठ गए कि हमें ये समझौता मंजूर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉल की, कॉल रिसीव नहीं। और नीतीश के तेवर देखकर भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया। जेडीयू के सांसद ने इस्तीफा भेज दिया। मुख्यमंत्री को कर क्या रहे हैं। मोदी के मंत्री कह रहे हैं ये सब ठीक नहीं है, हमें झुकना ठीक मंजूर नहीं है, इस तरह मत झुकिए, पार्टी खराब हो जाएगी। बिहार में जूतों में दाल बट रही है। अभय दुबे जी अमेरिका गए हुए हैं, लेकिन मैंने उनसे ये तमाम राजनीतिक बातें डिस्कशन में लाया मैं और पूछा उनसे कि इस राजनीति का मतलब क्या होता है। मैंने पूछा कि कितना दुर्भाग्यशाली प्रदेश है वो, जहाँ का एक दलित एडीजीपी खुद को गोली मार लेता है और कुछ ही दिन बीतते हैं वहां पे अब एएसआई भी गोली मार ले रहा है। हरियाणा में हो क्या रहा है। राहुल गांधी दलित परिवार के यहाँ पहुंचे और कहा है राहुल गांधी ने दम के साथ कहा है कि देश में दलितों के जीने का हक छीना जा रहा है। कितने भी बड़ी पद पर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन दलित को गोली मार लेनी पड़ रही है। बहुत सारी राजनीतिक बातें अभय दुबे जी से की हैं। आपको लेके चलता हूं अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए अभय दुबे जी क्या कह रहे हैं सुनते हैं। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। आप अमेरिका में बढ़िया बढ़िया जैकेट पहने हुए मुझे रोज चिढ़ाते हैं, क्रूज पे घूमने जा रहे हैं हम। मैं आपको पॉलिटिक्स में घसीट लाता हूँ रोज आपको। प्रधानमंत्री जी ने सब दौरे वौरे कैंसिल कर दिए हैं। बिहार में बम फट रहे हैं राजनीति के। अजय मंडल साहब हैं सांसद जी, उन्होंने इस्तीफा लिख के भेज दिया नीतीश कुमार को। कि राजकिशोर कह रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं सीट बंटवारे में। जो सीटें हमने 500 से भी कम वोटों से हारी थी वो काहे दे दी। कार्यकर्ताओं में बड़ा संतोष है। अमित शाह सुना भागे भागे बिहार जा रहे हैं। पहले बड़ी शान से गोदी मीडिया ने कहा कि एनडीए का तो सीट बंटवारा हो गया, सब कुछ तय हो गया, इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं हो पा रहा। लेकिन अब तो एनडीए में जूतों में दाल बट रही है। जिस नीतीश कुमार को बड़ा कमजोर समझ रहे थे और नीतीश कुमार ने मिलने से बात करने से मना कर दिया है। 101 सीटें बराबर बराबर का संतुलन। नीतीश कुमार के सूत्र बता रहे हैं, करीबी सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कह दिया कि मैं बड़े भाई की भूमिका में रहूंगा। चिराग पासवान की ज्यादा सीटें देने से नाराज मांझी ने कह दिया कि हम चिराग पासवान की 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे। ऐसा ऐसा नजारा हो रहा है बिहार में। क्या लग रहा है ये वोट चोरी का जो मुद्दा आया है, जिसने बीजेपी के नेताओं को, एनडीए के नेताओं को बता दिया जमीन खिसक रही है, ये नाराजगी है या नीतीश कुमार को लग रहा है कि जिस तरह नीतीश कुमार को बीजेपी साइड लाइन करना चाह रही है, किनारे करना चाह रही है बराबर बराबर सीटें लेकर, और बाद में शिंदे की तरह नीतीश कुमार को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालने की प्लानिंग है। उसका कुछ रणनीति है। बिहार में क्या होने जा रहा है और आपको क्या लग रहा है इसके अंजाम क्या होगा। देखिए, नीतीश कुमार का शारीरिक स्वास्थ्य जो भी खराब हो, मेरे पास उसकी कोई पुख्ता मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता उनका क्या स्वास्थ्य खराब है, चर्चाएं चलती रहती हैं। लेकिन उनका राजनीतिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। जहां तक राजनीतिक रणनीति का सवाल है, उन्होंने, मेरा मानना यह है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले से एक भी गलत कदम नहीं उठाया है और हर कदम में उनको राजनीतिक लाभ हुआ है। लोकसभा चुनाव में हम लोग मानते थे कि जनता दल यूनाइटेड कमजोर पहलू है एनडीए का, लेकिन वो कमजोर पहलू नहीं साबित हुए, उनका प्रदर्शन अच्छा हुआ और उन्होंने सीटें भी बराबर हासिल की। मोदी को मजबूर किया सीटें बराबर दें, इस बार फिर दोबारा सीटें हासिल की। अंदाजा लगाया जा रहा था कि महाराष्ट्र वाला फार्मूला अमित शाह यहाँ पे अपनाएंगे और आके पहले जितने भी पार्टनर हैं उनको धमकाएंगे कि तुम भाजपा सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब नीतीश कुमार को क्या दिख रहा है? नीतीश कुमार को दिख ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 101 सीटों की घोषणा तो कर दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के टिकट पर अपने आदमियों को लड़ा रही है। चिराग पासवान की पार्टी से भाजपा के कई उम्मीदवार उतरे हुए हैं। उसमें पूरा दांव यह है कि चिराग पासवान और भाजपा के लोग मिलकर इतना जीतें ताकि नीतीश कुमार की, अगर एनडीए की सरकार बनने की स्थिति बनती है तो नीतीश कुमार की छुट्टी कर दी जाए। ये सब लोगों को साफ दिख रहा है और अब पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है। अब इससे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम जो कहा जाता है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सामने घटित हो रहा है। चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी मिलकर नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का मुख्यमंत्री के तौर पर अंत कर देना चाहते हैं। अंत करने के उन्होंने पूरी बिसात बिछा दी है, मोहरे उन्होंने रख लिए हैं। अब होगा ये कि जो महाराष्ट्र मॉडल है चुनाव लड़ने का, महाराष्ट्र मॉडल का पहला हिस्सा तो उस तरह नहीं
लागू हो पाया, लेकिन दूसरा हिस्सा अब लागू करेंगे चुनाव के बाद, जिसमें अपने सहयोगी दलों में भाजपा अपने लोगों को लड़ाएगी। इस तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो आप चिराग पासवान के भी जितने भी एमएलए जीतेंगे वो भी आप भाजपा के एमएलए मानिए। तो चिराग पासवान और भाजपा मिलकर सरकार बना लेंगे। फिर अगर सरकार बनने की नौबत आती है और नीतीश कुमार की छुट्टी, भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने का भाजपा का जो सपना था बिहार में, वो सपना अगर वो चुनाव जीतते हैं तो इस बार वो साकार करके मानेंगे, और ये चीज नीतीश कुमार को साफ दिख रही है। दूसरे, नीतीश कुमार ने जिन हम लोग यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर चर्चा कर नहीं सकते, उतना समय भी नहीं होता है, मतलब है कि नहीं, और उसके लिए खास तैयारी की जरूरत भी पड़ती है। लेकिन ये बात सही है कि जनता दल यूनाइटेड में भी असंतोष है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भी असंतोष है, जीतन राम मांझी में भी असंतोष है। ये सब लोग असंतुष्ट हैं और अपना असंतोष लगातार व्यक्त कर रहे हैं। किसी न किसी रूप में जब चुनावी मुहिम शुरू होगी और वोटों के ट्रांसफर का सवाल आएगा, तब ये सब चीजें उसमें दिखाई पड़ेंगी और एक ऐसी स्थिति बनेगी जो मैं समझता हूं कि एनडीए के लिए नुकसानदेह होगी। अब जहां तक ये गोदी मीडिया कहना है कि भाई महागठबंधन का ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कि महागठबंधन में सीटों को लेकर कोई दिक्कत होगी। मुख्य तौर पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में फैसला होना है, और उसके लिए जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि तेजस्वी दिल्ली गए हैं और वो इस वक्त दिल्ली में ही होंगे मेरे ख्याल से। कल तक तो यही मेरे पास सूचना थी, आप ज्यादा सूचना बेहतर बता सकते हैं। हाँ, तो वहां पे बातचीत हो रही है, और जैसे ही इन दोनों के बीच में तय होता है, उसके बाद महागठबंधन की सीटों की भी घोषणा हो जाएगी, और महागठबंधन में जो घटक दल हैं उनके बीच में वोटों का ट्रांसफर एनडीए के मुकाबले ज्यादा स्मूथ होगा। ये लग तो रहा है कि शायद बातचीत फैसले किसी मुकाम तक आ सकती है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर ये जो बगावत बवंडर मच रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी के लोग नाराज हैं। जैसे सांसद अजय मंडल ने तो इस्तीफा तक भिजवा दिया नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार भी क्या एक दबाव की राजनीति झेल रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर, या उनको दबाव में लेने की मोदी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, और नीतीश कुमार क्या निकल पाएंगे इस दबाव की राजनीति से? देखिए, जहां तक उनकी अपनी पार्टी का सवाल है, नाराजगी वगैरह स्वाभाविक है, हमेशा ही सीटों के बंटवारे के सवाल पर होती है। सीटों के बंटवारे में पहला प्रश्न तो संख्या का होता है, तो दूसरा सवाल होता है कि जो संख्या प्राप्त हुई उसमें सीट कौन सी हो, मतलब किस क्षेत्र से हमारा उम्मीदवार खड़ा होगा। संख्या तो दे दी, लेकिन मन की सीटें नहीं मिलती हैं, तो उसके ऊपर कुछ विवाद इस तरह के चलते हैं, हमेशा ही होते हैं। गठजोड़ में ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, और पार्टियों के भीतर भी होते हैं, पार्टियों के बाहर भी होते हैं। मुझे लगता है कि यही वो मुकाम होता है जहां पर सभी पार्टियां अपने अपनी दावेदारी को अंतिम रूप देती हैं और अपने असंतोष को भी व्यक्त करती हैं, और उससे तय हो जाता है कि आगे चुनावी मुहिम चलेगी तो उसका पूरा ढांचा क्या होगा चुनावी मुहिम का, और उसका पूरा किरदार क्या होगा। तो ये जीतन राम मांझी ने तो पहले भी कहा था कि अगर हमें हमारे मन की सीटें नहीं मिली तो हमारे हर कितने निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या उन्होंने गिनाई थी कि हर निर्वाचन क्षेत्र में हमारे पास इतने हजार वोट हैं, और हम दूसरी जगहों से भी अपने उम्मीदवार लड़ाएंगे। तो जो पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए का जो गठन था और एनडीए में दलों के बीच में जो एक आपसी समझदारी थी, वो समझदारी इस वक्त नहीं दिखाई पड़ रही है। और चूंकि इस बार महागठबंधन ज्यादा जोश के साथ लड़ रहा है, अधिक योजना के साथ लड़ रहा है, उसने दो बड़ी यात्राएं निकाली हैं, वोटर अधिकार यात्रा और बिहार अधिकार यात्रा निकाली है। आप देखिए, एनडीए की तरफ से इस प्रकार के कोई कार्यक्रम नहीं लिए गए हैं। एनडीए का जनसंपर्क की शैली जो है वो और महागठबंधन की जनसंपर्क की शैली में काफी फर्क है दोनों के बीच में। मुझे लगता है कि जो जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो असंतोष और तनाव है, नीतीश उससे तो निपट लेंगे, लेकिन भाजपा के साथ उनका जो खेल बिगड़ रहा है उसका परिणाम क्या होगा, ये अंदाज लगाना अभी थोड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार की पार्टी के एक नेता ने जानकारी दी कि नीतीश कुमार पैक हो गए, मिल नहीं रहे हैं, और जब नाराजगी की खबर आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई एनडीए की और नीतीश नाराज हैं, और नीतीश ने कहा सवाल ही नहीं है, हम बड़े भाई की भूमिका में, हमें ज्यादा सीटें चाहिए। सुनने में आया कि मोदी जी ने फोन किया, फोन रिसीव नहीं किया उन्हें, और उसके बाद पूरे एनडीए में हड़कंप मच गया कि एंड टाइम पे गेम ना हो जाए। अब ये कितनी का पुष्ट है मैं कह नहीं सकता, लेकिन चर्चा है। देखिए, गेम हो सकता है, मैं हमेशा कहता रहा हूं, और मैंने 4 PM के मंच पे कहा भी है कि नीतीश कुमार के पास एक सिक्स सेंस है पॉलिटिक्स का, एक छठी इंद्री नीतीश कुमार के पास है, जिसके जरिए वो बातें
उन बातों की टो ले लेते हैं, जिन बातों की टो और कोई नहीं ले पाता, और फिर वो तय करते हैं और पलटी भी मारते हैं। इस बात का कई बार कर चुके हैं, और अब फिर नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जो मौका है पलटी मारने का, वो बहुत माकूल मौका नहीं है, मैं ये भी मानता हूँ। पलटी ज़्यादा तब मारी जा सकती है जब चुनाव गया तो काफ़ी पहले मारी जाती, बिल्कुल ऐन चुनाव पे नहीं मारी जाएगी पलटी। लेकिन नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, और वो उनके कुछ करने के पीछे एक सबसे बड़ा एक फैक्टर ये होगा कि महागठबंधन की तरफ से उनको क्या करने की गुंजाइश प्रदान की जाती है। क्योंकि इस बार महागठबंधन अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आएंगे भी, तो इस बार महागठबंधन उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी का प्रस्ताव नहीं देगा। भाई कब तक नीतीश कुमार को वो लोग मुख्यमंत्री बनाते रहेंगे? ये भावना जो भाजपा में है, भाई हम कब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते रहेंगे? ये भावना महागठबंधन में भी है। महागठबंधन भी 2 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना चुका है। भाजपा ज्यादा बार बना चुकी है, 2 बार। तो नीतीश कुमार के सामने चुनौती ये है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी चुनाव के बाद कैसे प्राप्त करें। भाजपा भी उन्हें मुख्यमंत्री कुर्सी देने को तैयार नहीं है, और महागठबंधन भी देने को तैयार नहीं है। ये बात काफी कुछ स्पष्ट हो चुकी है, और ये नीतीश कुमार के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। असली दबाव, जिस दबाव की आप चर्चा कर रहे हैं, असली दबाव ये है नीतीश कुमार के ऊपर। अगर वो पलटी भी मारेंगे, तब भी वो पलटी मारकर वो केवल अपने बेटे के लिए तो एक राजनीतिक कैरियर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उनको, उनके बेटे को लालू यादव और तेजस्वी यादव हो सकता है उनको उप मुख्यमंत्री वगैरह आसानी से बनाने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का तो अब कोई चांस है नहीं महागठबंधन की तरफ से। अच्छा, एक बात कही जा सकती है कि नीतीश कुमार के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की संभावना अब सबसे कम है। क्या ये बात कही जा सकती है, या कोई गणित अभी भी ऐसा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना मजबूरी है, वो ही बनेंगे? या एक तरीका है कि उनकी पार्टी प्रदर्शन अच्छा करे, उनकी पार्टी जम के अपने एमएलए लाए। पता ये जो बात थी कि एमएलए कम होने के बावजूद भी उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये अब संभव नहीं रह गया। उनको दिखाना पड़ेगा कि भाई हमें 101 सीटें मिली हैं, तो 101 सीटों में हमारा स्ट्राइक रेट क्या है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट खराब रहा था, तभी तर्क दिया गया था कि भाई चिराग पासवान की वजह से खराब हो गया स्ट्राइक रेट। इस बार तो उस तरह की स्थिति है नहीं। चिराग पासवान अभी भी भाजपा का गेम खेल रहे हैं, पिछली बार भी उन्होंने भाजपा का गेम खेला था, लेकिन उस गेम में और उस गेम में फर्क है। ये बड़ी चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान की पार्टी से जो है वो बीजेपी के नेता लड़ रहे हैं चुनाव, आप जो कह रहे हैं। क्या ये अगर ऐसा हुआ तो गेम प्लान चेंज हो सकता है, बदल सकता है आखिर में? नहीं, वो तो गेम, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, सब लोग इस बात को जानते हैं। आप बिहार के किसी अनुभवी पत्रकार से बात कीजिए, वो सीटें भी गिना देगा। इन सीटों के ऊपर जो है ना, वो भाजपा के उम्मीदवार हैं जो चिराग पासवान के टिकट से लड़ रहे हैं, वो सब पता लग चुका है सबको। अच्छा, ये बताइए अभय जी कि हमारी टीम के रिपोर्टर हैं क्षितिज कांत, वो लखनऊ से गए हैं बिहार कवर करने के लिए। अभिषेक वहाँ पे पटना के हमारे स्थानीय संपादक हैं। ये लोग एक जानकारी और दे रहे थे, तो लोकसभा चुनाव में हुआ वही बिहार में नजर आ रहा है कि आरएसएस के लोग बहुत ज्यादा मन से जुटे नहीं है चुनाव में। अभी तक चर्चा ये आ रही है कि आरएसएस नहीं जुटा है चुनाव में। तो क्या ये कोई और गेम बीजेपी के अंदर चल रहा है कि बिहार में अगर आरएसएस एक्टिव नहीं हुआ तो कुछ खेला हो जाएगा? नहीं, आरएसएस एक्टिव होगा, मैं ये मानता हूं आरएसएस एक्टिव होगा, लेकिन आरएसएस एक्टिव होगा उसी योजना के तहत जिस योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। आरएसएस रणनीतिक रूप से ये तय करेगा कि किन किन सीटों पे उसे चुनाव को एनडीए के पक्ष में पलटने की कोशिश करनी चाहिए, या वो करेगा कोशिश। तो भाजपा के तो उम्मीदवार जहां जहां लड़ रहे होंगे, चिराग पासवान के उम्मीदवार जहां जहां लड़ रहे होंगे, वहां पे आरएसएस के लोग जम के काम करेंगे, तो वो तो बिल्कुल तय बात है। फिर उसके बाद वो देखेंगे कि जो हमारे पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स में कौन कौन सी सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर हमें काम करना चाहिए, जिन सीटों पर काम नहीं करना चाहिए। देखिए, अब आरएसएस की स्थिति सोचिए। आरएसएस को जब भी अपने वजूद पर खतरा मंडराता है, तब तो राजनीतिक रूप से बहुत वो एक्टिव होता है। इस वक्त राहुल गांधी ने, जो केरल में एक आईटी प्रोफेशनल ने आत्महत्या की है, और जो अंतिम उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लिखी है, और आरएसएस में बच्चों के यौन शोषण का आरोप आरएसएस के ऊपर लगा है, तो ये बहुत गंभीर आरोप है। कांग्रेस ने खुल के ये आरोप लगाया है। तो आरएसएस के
प्रतिष्ठा, आरएसएस की प्रतिष्ठा इस वक्त संकट में है। तो ऐसे में आरएसएस बिल्कुल नहीं चाहेगा कि एनडीए बिहार का चुनाव हार जाए या एनडीए का कमजोर प्रदर्शन हो। हर कीमत, अगर राहुल गांधी ने ये आरोप भी लगा, इस आरोप को राजनीतिक रूप भी दिया, सार्वजनिक जीवन में भी ले गए, और बिहार का चुनाव भी अगर मान लीजिए महागठबंधन जीत गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इन लोगों के लिए। इसलिए अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जम के वहां पर अपने लोगों को उतारेगा और पूरी कोशिश करेंगे वो, लेकिन उनकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है उस योजना के मुताबिक होगी, नीतीश कुमार की योजना के मुताबिक नहीं होगी। अच्छा, तो ये मान लिया जाए कि अब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बिहार के नतीजों के बाद ही बनेगा या उससे पहले भी मिल सकता है? पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनेगा किसी को कुछ नहीं पता है। बिहार इतने दिन से नहीं बना, बिहार के नतीजों के बाद भी नहीं बनेगा तो उसमें हम लोग क्या कर लेंगे? कोई ऐसा तो है नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ रिट दायर कर दें, तुमने पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? आप सोचिए, अब तो यही हो गया है कि हम लोग भाजपा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करें कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कहाँ है, उसको हाजिर किया जाए, उसको लाया जाए, हैबियस कॉर्पस यानी इनके खिलाफ लागू करो। यानी इस बार फिर जेपी नड्डा जी वो होगा। टीवी चैनल बड़ा बढ़िया करते हैं, अगर वो बीजेपी जीतती है तो लगाते हैं मोदी का चेहरा, बीजेपी हारती है तो लगाते हैं नड्डा का चेहरा। यानी नड्डा जी जो है अगर हारी तो एक बार फिर वो बलि की वेदी, बलवेदी पे वही चढ़ जाएंगे कि चढ़ जा भला करेंगे राम। नड्डा जी भी सोचेंगे ये संघ की और बीजेपी की लड़ाई अच्छी है कि मेरी कुर्सी तो सलामत है, मेरी कुर्सी बची हुई है, जितना लड़ेंगे उतनी मेरी कुर्सी मजबूत रहेगी। नड्डा जी भी जानते हैं कि उनकी कुर्सी भी क्या कुर्सी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के व्यवहारिक रूप से अध्यक्ष अमित शाह है। ये बिल्कुल अपने आप में हर व्यक्ति मानता है कि जो अमित शाह कहते हैं वही संगठन होता है। नड्डा काम तो अमित शाह द्वारा दिए गए निर्णयों पर दस्तखत करना है, और जो नया अध्यक्ष बनेगा वो भी ऐसा ही होगा। भाजपा भाजपा के अभी तक इस वक्त जो ढांचा है, हाँ, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर अपना अध्यक्ष बना लेगा तो वो अमित शाह की बात नहीं मानेगा। संघ इस बात को समझता है कि किसी को भी अध्यक्ष बनाएंगे चलेगी अमित शाह की, वो संघ ये होने नहीं देना चाहता, इसीलिए तो मामला अटका हुआ है। अगर मामला संजय जोशी यही तो है ना कि अमित शाह किसी को भी अध्यक्ष बना दीजिए, अमित शाह ही संगठन चलाते हैं, वो संघ नहीं चाहता इस बार। बन गए संजय जोशी तो क्या होगा? संजय जोशी बन गए तो फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी इनकी, साफ दिखाई अच्छा, पड़ने लगेगा, इनकी प्रतिष्ठा पे बड़ा आघात होगा। ये मान लिया जाएगा कि नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, ना अमित शाह की चल रही है, ना नरेंद्र मोदी की चल रही है। लेकिन संघ ऐसा भी नहीं करेगा, मेरा मानना है। संघ ऐसा भी नहीं करे, संघ ऐसा उस सूरत में करेगा जब उसने तय कर लिया होगा भाई नरेंद्र मोदी को हटाना ही हटाना है, तब संघ ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर वो संघ के पास नरेंद्र मोदी का भी विकल्प नहीं है, इनको प्रधानमंत्री बने रहना है, तब संघ इनकी प्रतिष्ठा में ऐसा खुला आघात प्रतिष्ठा के ऊपर नहीं करेगा। अच्छा, ये मानेंगे आपकी बिहार का चुनाव प्रधानमंत्री के लिए जीने मरने का प्रश्न है? अगर बिहार हारे तो जाएगी फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी भी। बिल्कुल प्रधानमंत्री के लिए जीने मरने का सवाल है, और मैं इसी के साथ जोड़ देता हूं, महागठबंधन के लिए भी जीने मरने का सवाल है। देखिए, जितनी बढ़िया जमीन बिहार में बनी है इस वक्त महागठबंधन के लिए, इस परिस्थिति में भी अगर ये चुनाव नहीं जीत पाए और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, पिछली बार कांग्रेस का स्ट्राइक रेट खराब था, उसको उन्होंने दुरुस्त नहीं कर पाया, राहुल गांधी की भी अच्छी खासी बिहार में लोकप्रियता है, तेजस्वी यादव नंबर 1 के उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में, पसंद में। इस स्थिति में इन लोगों को चुनाव जीतना ही चाहिए। और जैसा कि आपने शुरू में बताया कि एनडीए में जूतों में दाल बट रही है, वहां बहुत भ्रम की स्थिति है, भाजपा के इरादे जो हैं वो सब लोग भाजपा के इरादों पर शक कर रहे हैं, तो आपसी मनमुटाव भी काफी है। ऐसी स्थिति में महागठबंधन को चुनाव जीतना चाहिए। महागठबंधन अगर इस स्थिति में भी चुनाव नहीं जीत पाते, देखिए, राहुल गांधी ने लंबे अरसे से कोई गलत कदम नहीं उठाया है, एक ही काम वो नहीं कर पाए, वो एक अच्छा चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद में बड़ा चुनाव जीत के नहीं दिखा पाए। महाराष्ट्र वो हार गए, उसके कारणों पर चर्चा हो सकती है, हरियाणा हार गए, उसके कारणों पर चर्चा हो सकती है। उन्हें एक बड़ा चुनाव, और वो जो बिहार का चुनाव है, बिहार में एक मजबूत क्षेत्रीय शक्ति कांग्रेस के साथ है, पिछली बार सबसे बड़े दल के रूप में तेजस्वी उभरे थे। ये चुनाव जीतना महागठबंधन के लिए भी आवश्यक है, और नरेंद्र मोदी अगर चुनाव हार गए तो उनके लिए उनका ग्राफ बिल्कुल नीचे चला जाएगा, सारे देश में उनकी लोकप्रियता रसातल में चली जाएगी, और सब लोग मान जाएंगे कि अब इनका लंबे अरसे तक सत्ता में बने रहना मुश्किल है।
तो दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए ऐसा देखा जाए। और अच्छा एसआईआर का प्रयोग भी, और संजय जी एसआईआर का प्रयोग भी वहां पे किया गया है, हाँ, एसआईआर के विरोध का प्रयोग भी किया गया, दोनों बातें हैं, दोनों एसआईआर बातें हैं। दोनों बातें हैं, तो ये देखना पड़ेगा इसको। अच्छा, बिहार बीजेपी कभी जीत क्यों नहीं पाती? राजनीतिक चेतना ज्यादा है, यूपी जीत जाती है, यहाँ पे रीजनल पार्टी इतनी मजबूत है। बिहार में वो हमेशा नीतीश के पीछे बिहार पीछे में बीजेपी का जो सामाजिक चेहरा है वो ब्राह्मण बनिया चेहरा है। ब्राह्मण बनिया में मुहावरे के तौर पे कह रहा हूं, भूमिहारों की पार्टी है मुख्य तौर पर बीजेपी, जो है ना, मुख्य तौर पर भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, बाबू साहेब लोग जो है ना, मतलब ये उन लोगों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कमजोर वर्गों में भाजपा ने अपना असर बिहार में नहीं कर पाया है। उत्तर प्रदेश में उसका जो सांगठनिक ढांचा है वो अलग तरीके का ढांचा है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी प्रमुखता बहुत है भारतीय जनता पार्टी में। उत्तर प्रदेश में भाजपा पूरी कोशिश करती है कि ओबीसी समाज के लोगों को आगे लाया जाए, जबकि बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है। कोशिश जरूर की है उन्होंने अति पिछड़ों में कुछ पैठ बनाने की, लेकिन और कई कई जगह थोड़े कामयाब भी हुए हैं। लेकिन अब तो उनके लिए मुश्किल है उस पैठ को और ज्यादा कामयाब चुनावी जीत में बदलने में, क्योंकि कांग्रेस भी कूद पड़ी है। पिछड़ा संकल्प पत्र लेके वो लोग अति पिछड़ा संकल्प पत्र लेके आ गए हैं। अति पिछड़ा कैटेगरी पे विशेष रूप से जोर है राहुल गांधी का और तेजस्वी यादव का। तो ऐसी स्थिति में वो बीजेपी उस चेहरे को, अपना मुखौटा नहीं बदल पाई है बिहार में, जो उत्तर प्रदेश में बदलने में कामयाब रही। ये बात तो ठीक है कि उसका चेहरा नहीं बदल पाई और इसीलिए पूरी जोर आजमाइश भी है। इधर देश में दलितों को लेकर एक बड़ा संवेदनशीलता फिर से बढ़ी है। लोग नाराज हैं। राहुल गांधी पहुंचे हैं हरियाणा में और उन्होंने उस एडीजी के घर पे गए वो, और कहा कि कितने दुर्भाग्य की बात है 7 दिन से पोस्टमार्टम नहीं हुआ। इधर ये सब चल रहा था तो हरियाणा में एक एएसआई ने खुद को गोली मार के सुसाइड कर लिया। पहले एडीजी ने मारी, अब दरोगा ने मारी गोली। हरियाणा में तो गजब शासन चल रहा है और एक तरफ से भ्रष्टाचार की कहानियां नई नई तरह की सामने आ रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये कितना भी ऊंचे पद पर कोई नहीं बैठ जाए, सिस्टम ने, सरकार ने दलितों के प्रति ऐसी भावना पैदा कर दी है कि चाहे कितनी बड़ा अफसर क्यों ना हो, सम्मान उसका नहीं है, जीने का हक उसको नहीं दिया जा रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आपको ध्यान होगा 2019 के चुनाव से पहले दलितों पर अत्याचार की एक लहर आई थी, और वो उससे ऐसे एक बार ऐसा लगा था कि शायद इस बार भाजपा को कोई दलित वोट नहीं मिलेगा। लेकिन तब तक पुलवामा और बालाकोट स्ट्राइक वाली बात आ गई, तो उसमें एक राष्ट्रवाद की एक ऐसा माहौल बनाने में कामयाब रही भारतीय जनता पार्टी अपने प्रोपेगेंडे के चलते, और विपक्ष की अक्षमता के चलते भी कामयाब रही, जिसकी वजह से वो बात पीछे चली गई। इस बार भी उसी तरह से अत्याचार की लहर आई है, दलितों पे अत्याचार की। और भारतीय जनता पार्टी के सामने जब ये शिकायत रखी जाती है कि भाई आपके शासनकाल में दलितों पे अत्याचार 2014 के बाद बहुत बढ़े हैं, और भाजपा शासित राज्यों में भी, देखिए, जो कानून व्यवस्था का मसला है वो तो राज्यों का मसला है। तो ये तो राज्यों को चाहिए कि भाई अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था इतनी चाक चौबंद रखें कि दलितों के ऊपर अत्याचारों की रोकथाम हो। जब भाजपा के सामने ये बात रखी जाती है, तो भाजपा इस तरह के तर्क देती है कि जागरूकता बढ़ रही है इसलिए रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है दलितों की, ये इस प्रकार तर्क। ये तर्क खोखला तर्क है, इस तर्क में कोई दम नहीं है। भाई पूरी, आप केंद्र में भी आप सत्ताधारी है, अभी से नहीं है, 11 साल हो चुके हैं। राज्यों में भी आप सत्ताधारी हैं, दलितों के वोटों के आप दावेदार भी हैं। जाटव वोटों को अगर छोड़ दिया जाए, दलितों के वोटों के आप दावेदार भी हैं। आप यही देखिए कि आप बिहार में 2 बड़े दलित नेता भाजपा के साथ हैं। जीतन राम मांझी भाजपा के साथ हैं, और चिराग पासवान जाता भाजपा के साथ हैं। तो ऐसे में भाजपा सरकारों को विशेष प्रयास करना चाहिए ताकि दलितों के हितों की और आर्थिक हितों की और राजनीतिक हितों की और सम्मान की रक्षा हो। नहीं करते हैं। आप देखिए आरएस गवई जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, इससे बड़ा पद और क्या होगा। इस बड़े पद के ऊपर जो एक दलित बैठा हुआ है उसके ऊपर जूता चलाने की कोशिश होती है। आप जिस एडिशनल डीजीपी ने अपने आप को गोली मारी है, अपने आत्महत्या की है, उसकी पत्नी आईएएस अफसर है। ठीक बात है। आप बताइए, एक परिवार में एक आईपीएस हो और एक आईएएस हो, उससे ज्यादा शक्तिशाली परिवार क्या होगा। वहां आत्महत्याएं करनी पड़ रही हैं। तो जब ऐसी स्थिति, और वो हरिओम, वो तो खैर बहुत ही दबा पिसा हुआ दलित था, जिसकी पीट पीट के बाबा के लोगों ने कर दी रायबरेली में।
रायबरेली में, उछार में, हम बाबा के लोग हैं, अब तो बाबा के लोग हैं, उनकी हत्या कर दी उसमें। तो जब ये सब घटनाएं लगातार हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चू भी नहीं हो रही है, कुछ नहीं, उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है, वो ऐसा विश्वास उनको है कि कुछ भी हो हम खजाने खोल देंगे। सही, यही वे विश्वास है, तभी कुछ कहने सुनते नहीं है, तभी कुछ करते नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी बातचीत की मुझसे, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।